पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 की गाइस, ये विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन है। इसमें गाइस आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। होपफुली इससे पहले के जितने भी पार्ट फरवरी 2024 के आए हैं आपने ज़रूर देख लिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। और पिछले पूरे ही साल की गाइस, 2 पिछले सालों की मैगजीन को अच्छे से कंसोलिडेट करके करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है ये ऑलरेडी चैनल पर डाला गया है। तो आप जाके इसको ज़रूर चेक करिए और पीएम पाठशाला से जुड़े रहिए। आज गाइस हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे और इसका पहला ही हम जो टॉपिक आज उठाने वाले हैं दैट इज क्रिटिकल टेक सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। ठीक है, तो न्यूज़ में रहने के इसके कारण पता है क्या थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसने रिसेंटली एक ना ड्राफ्ट तैयार करा है, एक रोड मैप तैयार करा है क्रिटिकल टेक सेक्टर्स के लिए। अब क्रिटिकल टेक सेक्टर में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी आता है, ब्लॉकचेन भी आता है, क्रिप्टो करेंसी, ये सब आता है, इसके अंदर ही आता है। अब ये काम तो चल ही रहा है, रोड मैप तैयार हो रहा है। अच्छा, एक जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका हेडक्वार्टर्स पुणे के अंदर है इंडिया में। 1988 में आई थी, 1988 में आई थी ये। और ये सुपर कंप्यूटर्स के लिए जानी जाती है बनाने के लिए। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ डिनायल ऑफ इंपोर्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स बाय यूएसए, तो उस कंटेक्स्ट में ही आया था। प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एसोसिएटेड एरियाज में आर&डी करती है पूरा अच्छे से। मिति इसका पार्ट है, मिति के अंदर ही काम करती है। इसने 2 इनिशिएटिव बड़े अच्छे लिए हैं अभी। सुपर कंप्यूटर परम 8000 इसी ने बनाया था, और एक ई गवर्नेंस के लिए पोर्टल तैयार करा सरिता, तो इसने तैयार किया था सीडेक ने। अच्छा, अब हम ना चलते हैं सीधा उस रोड मैप पे बात करते हैं जो रोड मैप तैयार करके बताया जा रहा है, जो मिति जिस पे काम कर रही है क्रिटिकल टेक सेक्टर्स के बारे में। अब ना देखो, जब ये रोड मैप तैयार करने की बारी आई तो हमने भी सीडेक की पूरी मदद ली जो 1988 में सेटअप हुआ है। पूरा हमारा ध्यान पता है क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हो जाए, इंडिजनाइजेशन हो जाए, मतलब अपने देश का हो, हम बाहर से इंपोर्ट करना नहीं चाहते। हमारा ये बहुत ज़्यादा ध्यान है। दे एम टू सॉल्व अ सीरीज ऑफ इश्यूज बाय डिफरेंट टाइम स्पैन्स बिटवीन नाउ एंड 2047 में, जितने भी टाइम स्पैन में नंबर ऑफ सीरीज में सॉल्व हो। क्योंकि अब सैनिटरी होने वाला है, आप जानते ही हो, हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए 100 ईयर्स होने वाले हैं। सैनिटरी हम अचीव करने वाले हैं। तो स्पेसिफिक हमारा ये बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हमारे स्पेसिफिक डोमेस्टिक गोल्स बने और अपनी टेक्नोलॉजी को हम खुद ही क्रिएट करें। तो हमने क्या करा, कई स्टेक होल्डर्स से भी बात करी और इवन नीति आयोग को भी हम साथ में लेकर चल रहे हैं। उनका जो एक स्ट्रैटेजी है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसको भी हम एक साथ में लेकर सिनर्जाइज करके एफर्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, मामला क्योंकि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स का है तो इस पर समझ लेते हैं कि सबसे बड़ी बात कि क्यों कह रहे हैं हम इन टेक्नोलॉजीज को बड़ी क्रिटिकल है ये नेशन के लिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न जानते हो क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये हमारे फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ से बहुत रिलेटेड है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी से बहुत रिलेटेड है। अब आप सोचो, क्रिप्टो करेंसी है, एआई है, इन सब का अल्टीमेटली आप समझ सकते हो इनका हम ना नॉन एथिकल यूज भी देख रहे हैं। उससे भी हमें बचना है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे इससे असर पड़ सकता है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी क्रिटिकल। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हमें चाहिए और इनमें एडवांसमेंट होती बहुत तेज़ी से है। इसीलिए ये सेक्टर क्या है, बड़ा क्रिटिकल है। मैंने आपको 3 फैक्टर्स बताए। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसमें बहुत जल्दी आता है, फिर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इसी बात पे निर्भर करेगी कि आपके क्रिटिकल जो टेक सेक्टर्स हैं वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब इनमें ना जो हम यूज़ कराते हैं, इसमें एक शब्द आया कटिंग एज रिसर्च। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। और जब भी हम ये बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कटिंग एज का मतलब क्या होता है, कि अल्टीमेटली किसी चीज़ को बहुत रिसेंट या एडवांस स्टेज में डेवलप करना, उसमें ऐसे नई चीज़ें डालना, उसमें ऐसी चीज़ें डालना जिसके उससे एस्पेक्ट जो है वो और अच्छा हो जाए। तो कटिंग एज रिसर्च का मतलब समझ रहे हो, इस कदर हमें रिसर्च चाहिए होगी। और वो रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एडवांसमेंट अगर होगी ही, एडवांसमेंट होगी ही इसी वजह से। फिर इनोवेशन, आपकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, तभी क्रिटिकल है ये। फिर दी सेक्टर रिसीव्स हाइटेंड ओवरसाइट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट, हमें करना ही पड़ेगा। हमारी फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक ड्राइवर है ये एक तरह से।
और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टेट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी ये पार्ट बनेगा। इसीलिए क्योंकि ये सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिलायबल सर्विस देता है और प्रिडिक्टेबल है। आप इसके पोटेंशियल फेलियर को पहले ही समझ लोगे, पहले ही आपको पता चल जाएगा। तो आपके लिए सोचो ये कितना क्रिटिकल है। एग्जाम्पल के तौर पर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ये सब आपने नाम सुने हैं। एआई तो आप जानते ही हो। क्वांटम कंप्यूटिंग से अगर आप नहीं रूबरू हो तो देखो, क्वांटम का मतलब होता है डिस्क्रीट यूनिट ऑफ या एनर्जी। तो उसके बाद यहाँ पर क्योंकि कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कह रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग में जानते हो क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होती है। इसमें आप कंप्यूटर साइंस का यूज़ करते हो, आप इसके अंदर समझ लो फिजिक्स का इस्तेमाल करते हो, मैथ्स का इस्तेमाल करते हो, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हो। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी, क्लासिकल कंप्यूटर्स को तो उसने बिल्कुल रिप्लेस करके रख दिया है और बहुत जल्दी उसमें कैलकुलेशन हो जाती है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर ही ये सब आता है। ऐसे बेटर बैटरीज बन गई है ना, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर देना, साइबर सिक्योरिटी। आपने सुना होगा क्लीनर फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजेशन के बारे में, वो भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स की डिस्कवरी करना, ड्रग की डेवलपमेंट करना। तो देखो बहुत जगह पे कह रहा, देखो रियल लाइफ में क्वांटम कंप्यूटिंग के बिना काम ही नहीं चलेगा। कह रहा आपका हेल्थ केयर इंडस्ट्री पूरा उस पर बेस्ड होगा। कह रहा जितने भी नए ड्रग्स आते हैं ना, या जेनेटिकली टारगेटेड मेडिकल केयर है ना, और आपका एडवांस डीएनए रिसर्च है ना, कह रहा वो सारी क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। अब ये कह रहा है क्रिटिकल टेक सेक्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस पता है क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप। अगर हमने क्रिटिकल टेक सेक्टर्स पे ध्यान से काम कर लिया तो आप ये समझ लो ग्लोबल पार्टनरशिप हमें मिलने लग जाएगी। हमें बाहर की कंट्रीज से कोऑपरेशन, पार्टनर्स का एडवांसमेंट में टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस, और इंडिया एक ट्रस्टवर्दी कंट्री बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनर। तो इसलिए भी हमें, अगर हमारा सपना है ना कि हम बने, भारत एक सुपर पावर बने, तो उसके लिए विश्व गुरु बनने के लिए हमें काम आज से शुरू करने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी ही आपको विश्व गुरु बनाएगी कल, ये समझ लो आप। फिर सेकंड है इंडिजिनाइजेशन। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हेल्प डिटर फॉरेन हॉस्टाइल फोर्सेस। मानते ही हो आप। जितने भी अभी तक आपने डैमेज देखे, अपने नेशनल इंटरेस्ट खराब होते देखे, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट आपके खराब हुए, क्यों हुए? क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपके इलीगल आउटफ्लो थे। इकोनॉमिकली अब आपको कोई भी कंट्री ना कम नहीं जांचेगी। एक शब्द आया है इसमें, आपने पढ़ा, एस्पाइनेज। क्या करते हैं लोग? स्पाई करते हैं। इसका मतलब ही होता है स्पाई करना और ऑब्टेन करना कंप्यूटिंग कंपनीज की इंफॉर्मेशंस को। वो सब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है। बेस इतना अच्छा है कि आप उससे लीड कर जाओगे। आपको पता चल जाएगा पहले ही कौन सी कंट्री क्या कर रही है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा आप ये समझो, लोग कहते हैं देखो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर पर अगर हमने ठीक से काम कर लिया, लोग तो अभी तक यही मान के बैठे हुए ना कि यार एआई या टेक्नोलॉजी आएगी तो जॉब बिल्कुल ही रिप्लेस हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर हमारी स्किल्स ठीक टाइम पे, स्किल सेट अगर हम अपना ध्यान रख लेना, आई एम टेलिंग यू जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी ना कि घटेंगी। बस काम पता है क्या करना है हमारे देश के लोगों को? अपने आप को स्किल सेट के लिए प्रिपेयर रखना है कि आने वाले डेज में हमारा जो काम होगा वो थोड़ा सा रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। काम फिर भी उतना ही बढ़ेगा, काम बढ़ना ही है काम, क्योंकि इसमें और काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हम ये सोच के बैठ जाएं कि टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल यूज ही नहीं होगी, हम करेंगे ही नहीं, तो ये सब बेकार की बात है। इनोवेशन और कॉम्पिटिटिवनेस दोनों ही बढ़ेगा। जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्रिएट होंगी। अगर हम ये कह रहे हैं ना कि एआई 40% जॉब खाएगा, तो वो बढ़ाएगा भी जॉब्स। पर हाँ, डेफिनेटली जो इस कंपटीशन को झेलने को तैयार है, जो अपने लर्निंग पार्ट्स को इन्हांस करने को तैयार है, जॉब्स उन्हीं के लिए होंगी। ये बात बिल्कुल सही है। तो जीडीपी की ग्रोथ बूस्ट इससे होनी होनी है। फिर चौथी चीज क्या है? स्ट्रेंथनिंग मोबाइल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। कह रहा इससे और क्या होगा? मोबाइल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो जाएगी, प्राइवेसी बढ़ जाएगी। कह रहा अल्टीमेटली आज की डेट में पूरी दुनिया, आप खुद ही देखो आप कितना मोबाइल यूज करते हो। चलो आप तो एस्पिरेंट्स हो, फिर आपको थोड़ा सा मोबाइल का, फिर आपकी देखो ना आजकल वीडियोस वगैरह तो मोबाइल पे ही चेक करते होगे, टैबलेट या जो भी जैसा भी मीडियम होता होगा आपका, होता है ना। तो enterprise grade security system are particularly crucial for businesses to safeguard their intellectual property.
कह रहा कस्टमर डेटा को बचाने के लिए, ऑपरेशनल कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, मोबाइल सिक्योरिटी, ये सब आप कर पाओगे। कह रहा कैसे कर पाओगे? क्रिटिकल टेक सेक्टर की मदद से ही कर पाओगे। फिर क्रिप्टोग्राफी, कह रहा रोबस्ट क्रिप्टोग्राफी जो टेक्निक है ना, वो बहुत ज़रूरी है और प्रोटेक्ट करेगा ये आपके सेंसिटिव डेटा को, जो कि आपको पता है डेटा इज ऑयल नाउ डेज। एक टाइम पे ऑयल को हम बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे क्योंकि फ्यूल की तरह काम करता था। आज डेटा फ्यूल बन चुका है क्योंकि आपकी सिक्योरिटी इससे बची रहती है। डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योर करेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को, जो कि आपको पता है आजकल हम कितना कैश यूज़ कर रहे हो, कितने तुम जाते हो एटीएम्स में जाके कैश विड्रॉ करते हो। एवरीथिंग इज ऑन द पेटीएम। सब्जी वाला या जो भी है, दूध वाला, एवरीबडी इज टेकिंग द पेटीएम्स एंड ऑल। नोबडी इज टेकिंग कैश वगैरह, लोगों ने कम कर दिए हैं अब लेने। और अच्छी बात है यार, हम चाहते हैं इकोनॉमी साफ सुथरी रहे हमारी। फिर आईओटी सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो रिस्क होते थे क्रिटिकल सर्विसेज के डिसरप्ट होने के, वो सब खत्म होगा और एक रेजिलियंट सिस्टम बनेगा। आईओटी इकोसिस्टम एक अच्छा सिस्टम क्रिएट कर देगा। तो ये सारे के सारे इसके सिग्निफिकेंस है। अब देखो, यहाँ पर बात कह रहा है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का हमने कोलैबोरेशन भी कराया है। यूएस का इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं हमारे, डिफेंस, स्पेस, क्वांटम, आईआई, सेमीकंडक्टर, हम यूज़ कर रहे हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी है, इंडिया यूवी। हमने ना सबके साथ टाई अप भी कर रखा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के लिए स्पेशली, क्योंकि ना देखो इस फील्ड में कोऑपरेशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लेती है। नेशनल हमारा एआई पोर्टल है इंडिया का, इसको इंडिया एगई कहते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन है, डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब्स हमने तैयार करी हुए। पता है क्यों कर रखे हैं? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान है कि क्रिटिकल सेक्टर्स मिस नहीं होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी इसको डेवलप करने में ना कई सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? सबसे ही बड़ा चैलेंज, हमारे पास जो एजुकेशन और स्किल गैप है ना, ये हमें सबसे ज़्यादा हराता है। हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कुछ होती है, हमारे बच्चों को पढ़ाया कुछ और जा रहा होता है। अब उस गैप के चलते ना हमें जॉब्स नहीं मिल रही होती। ये प्रॉब्लम है हमारे देश की सबसे बड़ी। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है। कह रहा देखो स्टेम, जो आप समझते हो, साइंस टेक्नोलॉजी, ये वाला फुल फॉर्म पता है ना आपको? और मैंने इसमें अंदर आपका आता है, स्टेम के ग्रेजुएट होने के बावजूद भी बड़ी देखी जाती है कि यार इतना स्किल सेट का गैप है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इतना ज़्यादा लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पढ़ने के बावजूद भी, स्टेम ग्रेजुएट होने के बावजूद भी गैप है। और फिर उसके बाद ब्रेन ड्रेन, कह रहा देखो इंडिया में ब्रेन ड्रेन इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग वगैरह लेने जाते हैं ना बच्चे, एआई एल्गोरिथम में, हार्डवेयर एक्सीलरेटर्स में, वो सारे यूएसए एंड यूरोप भाग जाते हैं। तो कह रहा ब्रेन ड्रेन नहीं होगी तो क्या होगा? फिर तीसरी बात पता है क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग में भी दिक्कत है। कह रहा इंडिया जो आरएनडी की फंडिंग करता है ना, वो बहुत कम है। उसको इन्हांस करने की बेहद ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं टेक्नोलॉजी में कोई ब्रेक थ्रू आए। अगर हम सच में चाहते हैं ना तो वो हमें करना पड़ेगा। हमारी फंडिंग में भी कमी है। फिर चौथी चीज़ पता है क्या है? ग्लोबल कंपटीशन। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना स्टिफ कंपटीशन है कंट्री लाइक चाइना एंड यूएसए, पर्टिकुलरली इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर्स लाइक एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, कि हम ना वो लीड ही नहीं कर पाते। फिर कह रहा है कि इन्वायरमेंट कंसर्न डेफिनेटली है। कह रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ से एनर्जी कंजम्पशन का प्रॉब्लम है। हमारे डोमेस्टिकली इतनी डिमांड है टेक्नोलॉजी के लिए अलग से। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मैनेजमेंट बड़ा है हमारे लिए क्राइसिस है। फिर सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के साथ काम करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये रोड मैप आपका तैयार हुआ है ना पूरी की पूरी तरह से, कि चाहे वो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वो क्रिप्टोग्राफी हो, मोबाइल सिक्योरिटी हो, सारे के सारे वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि हम ना ध्यान रखें। अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए रोड मैप तैयार हमारा वही वाला है। फोकस ऑन डेवलपिंग सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिप्टोग्राफी में कह रहा है वो वाला क्रिएट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मोबाइल सिक्योरिटी के लिए कह रहा है कि आप ना इंडिजिनस सिस्टम में ही अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सिक्योर बनाओ, मोबाइल हार्डवेयर को बड़ा सॉफ्टवेयर बनाओ, इस तरह बनाओ कि वो इंडिजिनस सिस्टम वाला हो और उसमें सारी गाइडलाइंस के साथ। साइबर फॉरेंसिक्स के लिए हमें ना सोशल मीडिया एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना है, सीसीटीवी फुटेजेस का इस्तेमाल करें। डीप फेक से बचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फॉरेंसिक टूल्स को अपने अच्छा करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे वे फॉरवर्ड में कहे जा रहे हैं कि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस।
देखो गाइस, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप डिटेल में चीज़ों को समझो, लेकिन कई बार कुछ ना अगर वर्ड छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन मैंने इसीलिए डाल रखा है ना। देखो कमेंट सेक्शन होता है इसीलिए कि वी कैन एनालाइज और वी कैन टॉक ओवर दैट। वहाँ पर हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, तो आप हेल्दी डिस्कशंस हमेशा करिए। कुछ भी उटपटांग मत लिखो, कोई गलत बात मत करो, अच्छी बातें करो। ये चैनल हमारा बहुत साफ सुथरा चैनल है और हम बहुत साफ सुथरी बातें करना पसंद करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? देखो न्यूरालिंक करके ना एक एलॉन मस्क की कंपनी है, सक्सेसफुली इसने ना वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को इंस्टॉल करा। इम्प्लांट है ना ह्यूमन पेशेंट, एक ह्यूमन पेशेंट में डाला गया है। क्या है? वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। अब 2023 में क्या हुआ, न्यूरालिंक को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे ह्यूमन ट्रायल्स के लिए परमिशन ग्रांट कर दी। यहाँ से सुनना, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। कह रहा उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन जितने भी ब्रेन इम्प्लांट करने होते थे तो हम उसके 100 टाइम चेक करते थे, ब्रेन कनेक्शन डिवाइसेस वगैरह जितने भी होते थे। इनिशियल जो इसके रिजल्ट्स आए, जो हमने ट्रायल करे, उससे बड़ा प्रॉमिसिंग थे। न्यूरल स्पाइक डिटेक्शन हो रहा था। स्पाइक का मतलब यही है कि ह्यूमन बॉडी पे जा रहा है सिग्नल, इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल जा रहे हैं। कह रहा न्यूरा लिंक ने ना पहला ऐसा प्रोडक्ट निकाला और उसका नाम रख दिया टेलीपैथी। ठीक है, टेलीपैथी हो गया उसका नाम। अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय दैट? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ना फंक्शनल इंटेंशन है कि हम चाहते हैं, डिजायर है हमारी चेंज करना, मूव करना, कंट्रोल करना हमारे इन्वायरमेंट में कुछ, और ये ब्रेन की एक्टिविटी से हो जाएगा। तो बड़ा कमाल की चीज़ है ये। मतलब आप ये समझो कि ब्रेन के अंदर जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है, उसके अंदर इतनी कंट्रोलिंग पावर है कि वो एप्लीकेशन डिवाइस को अपने माइंड से सिर्फ चेंज कर दे। तो आप सोचो, यूजिंग ए बीसीआई स्किप्स ओवर द नीड टू हैव वॉलंटरी कंट्रोल ओवर मसल्स। पूरे मसल्स पर आपका कंट्रोल होगा। टू इंटरेक्ट विद डिवाइसेस अराउंड यू, आप अपने अराउंड डिवाइसेस से बात कर सकते हो। ये फिजिकल मूवमेंट की एग्जीक्यूशन को ही रिप्लेस करके रख देगा। देखो कितनी कमाल की चीज़ है। वैसे ही बच्चे आलसी हैं, थोड़े और आ जाएंगे। 3 देश के पार्ट है गाइस। पहला इसमें क्या होगा, अभी बताती हूँ गाइस टेलीपैथी के बारे में भी। अभी सबसे पहले समझो कि इसमें 3 पार्ट है। एक डिवाइस होगा जो आपके ब्रेन के सिस्टम को डिटेक्ट करेगा, उसको सिग्नल्स भेजेगा, रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। एक कंप्यूटर होगा जो पूरा ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा, एनालाइज कर रहा होगा, और एक एप्लीकेशन डिवाइस होगा कंट्रोल करने के लिए। 3 चीजें हैं इसके अंदर। और अंदर इंपॉर्टेंट बाय बीसीआई का फीडबैक पता है क्या है? सिस्टम मस्ट समहाउ लेट द यूजर नो व्हाट डिसीजन और इंटेंडेड एक्शन द कंप्यूटर वाज एबल टू इंटरप्रेट। सोचो, ऐसा भी होगा कि आपके डिसीजन ही चेंज हो जाएंगे। आप कहना कुछ चाह रहे होगे बट कंट्रोल होके वो कुछ और निकल कर आएगा। अब टेलीपैथी का मतलब पता है क्या है? इट विल फैसिलिटेट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ही अल्टीमेटली। इसका काम क्या, तो पता है क्या होता है इसका? पहले नमक तो समझ लो, इसमें मतलब इसका क्या है, एम क्या है। ये ना फंक्शन जो हमारे लॉस्ट हो जाते हैं जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ब्रेन एंड बॉडी ब्रेकडाउन की वजह से, तब ये यूज हो सकता है। अल्ट्रा फाइन थ्रेड है ये आपके ट्रांसमिट करके रख देगा सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन एंड इट विल अलाउ यूजर्स टू कंट्रोल अ कंप्यूटर फोन जस्ट बाय थिंकिंग। आप सिर्फ सोच रहे होगे कि फ़ोन कॉल उठानी है या इसे ये करना है, और वो आपके सिर्फ सोचने से ही उसमें चेंजेस आ जाएंगे। सोचो आप, इस कदर हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है कि हमारे सिर्फ सोचने से कि क्या करना है, फर्दर कॉल्स को उठाना है या क्या करना है, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। तो टाइप ऑफ बीसीआईज में होता क्या क्या है? सबसे पहली टाइप नॉन इन्वेजिव, यानी कि जो उसके सेंसर्स हैं वो स्काल्प पे लगाए जाएंगे, प्लेस किए जाएंगे। फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स प्रोड्यूस बाय ब्रेन जो निकलेंगे वो मेजरमेंट कर लिए जाएगी। किससे करेंगे वो? नहीं, उसके लिए ना एक इलेक्ट्रो करके एनसेफलोग्राफी होती है, और एक एफएमआरआई भी होता है, एमआरआई आपने सुना होगा, उससे निकल के आएगा। वो नॉन इन्वेजिव है। सेमी इन्वेजिव का मतलब है कि इलेक्ट्रोड्स को आप ब्रेन के एक्सपोज सरफेस पे एक्सपोज करोगे, उसको ईसीओ इलेक्ट्रोकॉर्टियोग्राफी के थ्रू रिकॉर्ड करोगे, प्लेस कर दोगे। एक इन्वेजिव है, यानी कि चिप सेंसर्स वगैरह डायरेक्टली इनटू कॉर्टेक्स लगा दोगे ताकि सिंगल न्यूरॉन की एक्टिविटीज को मेजरमेंट कर पाओ, उसको न्यूरालिंक इम्प्लांट कहते हैं। अब समझो, इतना सब कुछ तो हो रहा है, इसकी कहाँ यूसेज इतना है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई। कह रहा है ये उन सभी व्यक्तियों की बहुत मदद करेगा जिनको किसी भी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी है या किसी को एजिंग की प्रॉब्लम है, बहुत बुढ़ापा आ गया है। तो जो भी जिसके भी मान लो प्रोस्थेटिक लिम्स है, अब ये मतलब समझो प्रोस्थेटिक लिम्स को कंट्रोल करने का क्या मतलब होता है, पता होना चाहिए ना आपको। प्रोस्थेटिक लिम्स का मतलब क्या हुआ?
तो प्रोस्थेटिक लिम्स का गाइस मतलब होता है आर्टिफिशियल लिम्ब, जो आपके मिसिंग बॉडी पार्ट को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, डायबिटीज़ की वजह से आपका कोई पोर्शन कट गया या कुछ ऐसा होगा, तो उसकी मदद से नेचुरल मोटर स्किल्स आ जाएंगी। जो बंदा बहुत ओल्ड है, उनकी मोटर एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो ये समझ लो सौगात है। फिर ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेस, क्या ना, पार्किंसंस डिजीज सुना होगा आपने, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी सुनी होगी, एपिलेप्सी सुना होगा, ये सब ट्रीट हो सकते हैं, इन सबसे ट्रीट हो सकता है ये। अब अगर आपको डिजीज के बताऊं तो मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आपके मन में आ गया होगा ना कि मैम डिजीज के नाम बता रही हैं खाली, तो इसका मतलब अब देखो, पार्किंसन डिजीज का मतलब पता है क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर जो आपकी मूवमेंट को अफेक्ट करे, आपको बीच बीच में ट्रिमर्स होने लग जाए। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपका नर्व सेल डैमेज हो गया है, इसकी वजह से ऐसा होता है, पार्किंसन डिजीज आ जाती है। या एपिलेप्सी क्या होता है? एपिलेप्सी का मतलब समझते हैं। एपिलेप्सी का मतलब है एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें नर्व सेल एक्टिविटी ब्रेन की डिस्टर्ब हो गई है। मतलब अल्टीमेटली इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से एपिलेप्सी होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है कि फैसिलिटेट करेगा ब्रेन की रिसर्च में, ब्रेन को आप और अच्छा समझ पाओगे, आप पेशेंट के इमोशंस को डिटेक्ट कर पाओगे, उसको जान पाओगे कि व्यक्ति का कॉन्शियस स्टेट कितना मिनिमलाइज है, कितने लेवल पर है। फिर नेक्स्ट इज इम्प्रूविंग ह्यूमन परफॉर्मेंस, कि बीसीआई कैन नाउ बी यूज एज अ न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग टूल की तरह काम करेगा, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को देखने के लिए, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस को देखने के लिए। बीसीआई कुड बी यूज टू अफेक्ट अलर्टनेस एंड टू इम्प्रूव सब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ये सब के लिए देखने के लिए। कॉग्निटिव डिमांड क्या है टास्क की, वो सब चेक करने के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट वे है कि हम इसको यूज करें। फिर कंसर्न्स क्या है रिलेटेड टू बीसीआई? तो सबसे बड़ा कंसर्न पता है क्या है? टेक्निकल एंड यूजर चैलेंज, कि हर व्यक्ति के अंदर जो यूनिक ब्रेन सिग्नल जनरेट होते हैं ना, विच आर डिफिकल्ट टू मेजर क्लियरली, आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? और हो सकता है आपके इस ट्रांसलेशन से हो सकता है कि एक्यूरेसी भी ना आए और व्यक्ति के ब्रेन पे हार्म भी कर जाए। तो कह रहा कितना बड़ा चैलेंज है, कह रहा डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा मैटर होगा। मतलब आप बीसीआई की मदद से साइबर अटैक तो आप बिल्कुल करा दोगे, क्योंकि आपने डिवाइसेस भी तो लगा रखे हैं साथ में, तो साइबर अटैक तो फिर तो लिखे होंगे ही होगा। फिर सोशल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, कि आप सोचो, आपने रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ जो वेरिएबल बीसीआई रेंज है वो $100 से $1000 है। अनइक्वल एक्सेस होगा, सबको थोड़ा ना मिल सकता है ये। एथिकल इशू ये है कि पोटेंशियल अनफेयर एडवांटेज ले सकता है कोई भी व्यक्ति इससे। और उसके बाद ह्यूमन एनहांसमेंट करने के लिए मेडिकल इशू ये है कि आप जब पोटेंशियली इम्प्लांट करोगे टाइनी वायर्स ब्रेन के एरियाज में, अनइंटेंशनली आप ना ब्रेन के फंक्शन को इन्फ्लुएंस करोगे, आपकी वजह से इसके अनवांटेड साइड इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, हेडेक, मूड चेंजेस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया तो क्या करोगे बताओ? ये कितना बड़ा सवाल है। आप सोचो, आप लगा रहे हो ब्रेन वायर्स पे, लगा रहे हो उसके सराउंडिंग पार्ट्स पे लगा रहे हो, लेकिन होगा क्या, इस सबसे ये सारे इफेक्ट नहीं पड़ जाएंगे? तो ये बात है। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि इतना भी वो मत हो जाओ। आप सोचो कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स बीसीआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू ग्रो होगी और इसके वाइड स्प्रेड यूज हमें लोगों की डेली लाइफ में दिखने को मिलेंगे। ज़रूरत पता है आज की क्या है? इसके फुलेस्ट पोटेंशियल को जाना जाए और एक्यूरेसी की ज़रूरत बढ़ाने की, रिलायबिलिटी की बात है। हमने तो कभी ये भी सोचा था मोबाइल लगा के बातें करेंगे, मोबाइल पे है ना, फ़ोन पे बातें कर लेंगे, एलेक्सा भी होगा, बट अब सब कुछ हो रहा है तो ये भी एक पार्ट होगा। बट व्हाट वी नीड इज़ वी नीड रिसर्च, वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड एक्यूरेसी, वी नीड रिलायबिलिटी। ठीक है ना? अब हमने बहुत टॉपिक पढ़ा न्यूरॉन्स, तो थोड़ा क्योंकि साइंस एंड टेक पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब ब्रेन में देखो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स है ना, तो ब्रेन के जो मिलियन ऑफ सेल्स है ना, उसको न्यूरॉन्स कहते हैं, इसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि ना, न्यूरॉन्स जो है वर्क टुगेदर इन लार्ज नेटवर्क, बहुत बड़े नेटवर्क में काम करता है और हमारी बॉडी के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। समझ लो आप जो देख पाते हो, सुन पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, स्मेल कर पाते हो, वो सारी अंडरस्टैंडिंग पता है कौन दे रहा है? ब्रेन दे रहा है आपको। न्यूरॉन्स एक आपका इंफॉर्मेशन मैसेंजर है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल देता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है ये। आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, एंटायर बॉडी में स्पेशलाइज प्रोजेक्शंस हैं इसकी।
न्यूरॉन्स कैन ऑल्सो रिसीव दी सिग्नल्स बाय रूट लाइक एक्सटेंशन लाइक डेंड्राइट्स की फॉर्म में दे देता है। 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन में जाती है। मोटर का मतलब क्या है, वॉकिंग टॉकिंग, ब्रेन में चीज़ें जाना। इंटर न्यूरॉन्स का मतलब क्या है कि मोटर पे दूसरे इंटर न्यूरॉन्स में इन्फॉर्मेशन जाना। तो न्यूरॉन काम देखो ये इस तरह से होता है, ये आपके ब्रेन में डेंड्राइट्स होती हैं, ये एक्सॉन होता है, ये न्यूक्लियस होता है। नर्व जो है इन्फॉर्मेशन देता है, इसमें वन न्यूरॉन टू अनदर जाने के लिए जंक्शन होता है जिसको साइनेप्सिस कहते हैं, ये देखो। और केमिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहीं से जाके एक रिसीवर को जाके मिलती है, ठीक है। ये पूरा इसका सिस्टम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स आपका मल्टीपोलर होता है, सिंगल एक्सॉन वगैरह, यूनिपोलर होता है, बाईपोलर होता है, ठीक है। ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गाइस इलेक्ट्रॉनिक इंक, जिसको हम ई इंक भी कहते हैं। देखो न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि जो न्यू क्राउड फंडेड फ़ोन है ना, उसको हमने नाम दिया है मिनिमल फ़ोन। मिनिमल कंपनी फीचर्स के थ्रू आया है, पावर फ्रेंडली है, मोनोक्रोम ई इंक डिस्प्ले है। क्या होता है इसको ना, हम वैसे तो ई इंक छोटा नाम है, इसका शॉर्ट फॉर्म है, अदरवाइज इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इंक। स्पेसिफिक टाइप ऑफ ई पेपर डिस्प्ले होता है। हर तरह के आप मिमिक जो अपीयरेंस रियल पेपर पे डालना चाहते हो उसके थ्रू डाल सकते हो। इसमें वही इंक यूज़ होती है जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं ना आज की डेट में, वही यूज़ होती है। और इसमें अपीयरेंस जो है ऑर्डिनरी इंक ऑन पेपर जैसे यूज़ होता है, बिल्कुल वैसे ही मिमिक किया गया है, वैसे ही उसको कॉपी करा गया है। अब 2 पार्टिकल इंक सिस्टम होते हैं इसके अंदर, वो आपको इसमें बोला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इंक जो बनी है वो कैसे बनी है, मिलियंस ऑफ टाइनी माइक्रो कैप्सूल से बनी है, जिसका डायमीटर ह्यूमन हेयर जितना है, सोचो आप। तो ओरिजिनली क्या हुआ, ऐसा नहीं कि ई इंक आज अवेलेबल है या आज आई है। ई इंक की अवेलेबिलिटी 2010 से ही शुरू हो गई थी मोनोक्रोम में, बट कलर जो ई इंक का है वो 2010 में अवेलेबल हुआ था। तो जो स्क्रीन्स हैं वो वर्क ओनली अवेलेबल इन मोनोक्रोम्स, अभी इंक में मिलता है। अच्छा, स्क्रीन जो है इसकी वो आपको माइक्रो कैप्सूल्स में मिलेंगी। पॉजिटिवली चार्ज वाइट पार्टिकल्स हैं, नेगेटिवली ब्लैक चार्ज भी होता है इसके अंदर। तो जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिफरेंट एरियाज में लगाओगे, उस हिसाब से इसका वाइट या ब्लैक पार्टिकल्स निकल कर आ जाएगा। तो इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1990s में हुआ एमआईटी के थ्रू। इसका नाम ओन करा गया बाय ई इंक कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या है देखो, ये हर जगह अप्लाई होता है, सेल फोन्स में, साइंस में, ई रीडर्स लाइक अमेजॉन किंडल वगैरह में, सब में यूज होता है। अब इसकी लिमिटेशन देखो, लो रिफ्रेश रेट्स। यूजुअली जो इसका रिफ्रेश रेट होता है कंसिडर्ड आइडियल। इंक डिस्प्ले हैव अ रिफ्रेश रेट, एक्सपेंसिव बहुत है, निश स्पेसिफिक है, कलर लिमिटेशन है। तो एडवांटेजेस पता है क्या ई इंक डिस्प्ले का क्या है, ई इंक डिस्प्ले का सबसे बड़ा हम जो यूज़ कर हमने क्योंकि पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज है आई कंफर्ट। अब आप देखो, हम एलसीडी देखते हैं, एलईडी देखते हो आप, है ना, कितनी ज़्यादा, आप समझ लो कोविड के टाइम पे आइस का हमारा कितना सत्यानाश हुआ है। मुझे तो नहीं लगता, अब मतलब जितनी पॉपुलेशन बच्चों को मिलती हूँ मैं, स्टूडेंट्स को, उनके चश्मे लगे होते हैं बेचारों के, मतलब देख के मुझे ही शर्म आती है कि यार बताओ, इतनी छोटी छोटी एज में चश्मे लगे हुए हैं। मतलब कॉलेजेस के पास आउट बच्चे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, उसमें चश्मा लग गया है। तो इसी वजह से तो इंक जो डिस्प्ले है ना, उसमें रिफ्लेक्ट लाइट भी होगी जस्ट लाइक पेपर, तो उससे ना ईजियर होगा, लॉन्ग रीडिंग सेशन आप रख सकते हो। अभी तो आपको बचाने के लिए आई पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है कि 2-3 घंटे के बाद आपको लगता है यार थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा आइस को एक्सरसाइज कर लें, क्योंकि इतना स्ट्रेस हो जाता है। फिर आउटडोर विजिबिलिटी, लैक ऑफ बाइक लाइट बैक लाइटिंग ऑल्सो मीन दैट दे आर इजियर टू रीड अंडर ब्राइटर लाइटिंग कंडीशंस में भी पढ़ सकते हो आप। एलईडी एलसीडी का ये प्रॉब्लम होता है ना कि वो ब्राइट सनलाइट के अंदर आप हिट करती है वो लाइट, इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जाओ सनलाइट के अंदर भी पढ़ सकते हो। ई इंक का ये फायदा है। फिर इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है, क्योंकि इसमें बैकलाइट की होती ही नहीं ज़रूरत। ओनली यूज एनर्जी व्हेन द इमेजेस चेंज, तभी यूज होती है, इसके वाइज अदरवाइज यूज नहीं होती है। एलसीडी इसमें आया तो मैंने आपको बताया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आपका लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, लेयर सैंडविच की तरह, 2 ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक करंट इस पर अप्लाई होगा तो अल्टीमेटली जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपके इसमें लाइट से पास हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, और ये सब है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कम टू दी सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों रहे, कौन है, उनके बारे में जान लो, क्योंकि साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में आया है। अक्सर तो हम कल्चर वगैरह भी सुनते हैं ना ऐसे किसी पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन इनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी बात है जिसको ये हमें साइंस एंड टेक में डालना पड़ा। एमिनेंट फिजिस्ट थे गाइस ये, एस एन बोस। 50th डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए इनको याद आ गई हमें। देखो ये इन्होंने कुछ काम किया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये, इनको फादर ऑफ गॉड पार्टिकल बोला जाता है, समझते हैं।
अर्ली लाइफ के बारे में इनकी देखा जाए, क्योंकि देखो एक ना क्वेश्चन पर्सनालिटी पे यूपीएससी डाल ही रही है कुछ सालों से, अगर आपने पेपर चेक किया हो तो बी वेरी केयरफुल। तो किसी भी चीज़ को ना कम आंकने की और अंडर एस्टिमेट करने की गुस्ताखी मत कर देना आप। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्ली लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो हेल फ्रॉम नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता का ज्वाइन किया। इनके टीचर में प्रफुल्ल चंद्र रे थे, जगदीश चंद्र बोस थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट में वर्क करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एंड डक्का यूनिवर्सिटी। फादर ऑफ गॉड पार्टिकल इन्हें बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बोसोन्स वर नेम्ड आफ्टर हिम, है ना। बोसोन्स इन्हें बोस से ही निकल कर आया था। उनको पद्म विभूषण मिला है 1954 में, इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। रविंद्रनाथ टैगोर डेडिकेटेड हिज ओनली बुक ऑन साइंस विश्व परिचय टू एस एन बोस। सोचो इतना इंपॉर्टेंट थे, विश्व परिचय इन्होंने करके किताब है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, उन्होंने बिल्कुल साइंस पे डेडिकेट और इनको इनके ऊपर ही डेडिकेट करा हुआ है। वाइस चांसलर रहे हैं विश्व भारती के। एस एन बोस नेशनल सेंटर बेसिक साइंस के लिए कोलकाता में है, 1986 में बनाया गया था। इनका कंट्रीब्यूशन समझो। इनका कंट्रीब्यूशन में हमने एक शब्द बोला कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करके इन्होंने क्वांटम फिनोमेना दिया था, जो कि 1925 में आइंस्टाइन ने जो दिया था, हमारे देश में एस एन बोस जी ने उस पर काम किया। इन्होंने बोला कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है ना, जब दो पार्टिकल्स कूल हो जाते हैं नियर एब्सोल्यूट डिग्री जीरो पर, तब जाके क्या होता है, वो मैटर जो है क्रिएट होता है। कब क्रिएट होता है मैटर? जब दो पार्टिकल्स आपस में बहुत कूल डाउन हो जाए, और कूल डाउन इस कदर हो जाए कि जो उनका एब्सोल्यूट जीरो आ जाए, यानी कि जो उनके 0 डिग्री पर आ जाए जब उसका टेम्परेचर। फिर कहते हैं कि जितने भी एटम्स हैं उनकी एक सिंगल एंटिटी है एट दिस पॉइंट। जब बहुत ज़्यादा जीरो पर आ जाए पार्टिकल, तो उनकी जो एटम की जो एंटिटी होती है वो सिंगल हो जाती है, यानी कि उनकी जो क्वांटम प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर आने लग जाती है, और हर पार्टिकल अपने आप में एक वेव ऑफ मैटर की तरह निकलने लग जाता है। अब फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में उन्होंने रेफर करा। यार देखो इसमें बताया गया है कि जब एक्सपेरिमेंट हम सब ने देखा, नोबेल प्राइज इसमें वेमन कॉर्नल और किसको मिला था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में, तो इसको भी प्रूव करा गया कि इनकी एक बात बड़ी रिलायबल लगी। तो प्रॉपर्टी जो होती है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की, इसका मतलब है सुपर फ्लूइडिटी, यानी कि जीरो विस्कोसिटी, फ्लो विदाउट रेजिस्टेंस। मतलब ऐसा समय आएगा पार्टिकल फ्लो करते जाएंगे बिना रेजिस्टेंस के, वो रुकेंगे ही नहीं, रेजिस्टेंस ही नहीं है। सुपर कंडक्टिविटी ऑप्टिमल कंडक्ट करेंगे, और जो सेम क्वांटम सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, लीडिंग टू माइक्रोस्कोपिक वेव फंक्शन की तरह। मतलब उनको लगेगा कि वी आर वन नाउ, वी आर जस्ट अ सिंगल एंटिटी नाउ, नो अदर एंटिटी इज देयर। तो आप समझ लो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये होता है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं बोस आइंस्टाइन का स्टैटिस्टिक्स, यानी कि अर्लियर प्रपोज करा गया एज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर काउंटिंग पॉसिबल स्टेट्स क्वांटम सिस्टम्स के, यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाज एक्सटेंडेड टू गैस मॉलिक्यूल बाय आइंस्टाइन पार्टिकल्स, जो भी आपके बॉसन जिसे हम कहते हैं। बॉसन का मतलब क्या? वो पार्टिकल जो इंटीग्रल स्पिन है, फोटॉन्स ग्लूइंस इसमें ही आते हैं निकल के, वही हिग्स बोसन डब्ल्यूएन सारे के सारे इसी में आते हैं। और कह रहा है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से आप काउंट कर सकते हो क्वांटम सिस्टम में कितने पॉसिबल स्टेट बन रहे हैं, आप पार्टिकल्स को आइडेंटिकली देख सकते हो। तो फिर कह रहे हैं कि एक्सरे डिफ्रेक्शन कैमरा की मदद अगर ले लो ना, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय हिम ओनली, तो इनका कितना बड़ा योगदान, आप फोटोग्राफी के पाउडर रोटेशन वगैरह को देख पाओगे। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। आप सोचो कि इन्होंने कितना बड़ा काम करके बता दिया कि देखो कभी कभी एटम जो होता है वो सिंगल एंटिटी पे वर्क करने लगता है, बिना रेजिस्टेंस के फ्लो करने लग जाता है। तो ये रिसर्च इन्होंने गाइस दी थी, दैट इज व्हाई वी मेमोराइज्ड हिम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की और, दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग फूड रेगुलेशंस इन इंडिया। होपफुली ये नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद शॉर्ट्स है वो हम कल करेंगे, क्योंकि 5 टॉपिक साइंस एंड टेक के अगर आपने कस के समझ लिए ना, क्योंकि बच्चे जीएस3 से बहुत डरते हैं, पर डरने से ज़्यादा अच्छा पता है क्या है, हम करंट अफेयर्स के साइंस एंड टेक को इस कदर देखो, उसी से स्टैटिक पोर्शन बनेगा आपका, और वही क्वेश्चंस आएंगे। साइंस एंड टेक इजी भी है अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कर रखे हैं, इसीलिए इतने ध्यान से और बड़ा इलेबोरेटेड वे में मैं पढ़ाती हूँ आपको। अच्छा, स्ट्रीमलाइनिंग फूड रेगुलेशंस इन इंडिया, व्हाई इट इज इन द न्यूज़। देखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने इंडोर्स किया मल्टीपल अमेंडमेंट, बहुत सारी अमेंडमेंट्स करी गियर टुवर्ड्स सिंप्लीफाइंग फूड सेफ्टी रेगुलेशंस, ठीक है। अब इस पे काम कौन कर रहा है? FSSAI, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, स्टेचुटरी बॉडी है, एक एक्ट के तहत जुड़ी हुई है। वो एक्ट कौन सा है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये काम करता है। चेयरपर्सन होता है 22, ध्यान रखना 22 मेंबर्स होते हैं, आउट ऑफ विच 1/3 शैल बी वुमेन। गाइस याद रखो, कभी कभी ना ये किसी भी बॉडी के बारे में पूछ लेते हैं, और स्टेट पीसीएस में तो ये होता ही है।
अगर एमपी पीसीस वगैरह देने जाओगे तो ये स्पेसिफिकली बॉडी है, वहाँ पर सिलेबस का पार्ट है और उसमें पूछा गया कॉम्पोजिशन बताने के लिए। तो देखो, क्योंकि हम पेपर की तैयारी कर ही रहे हैं, हमें तो चाहिए ना यार कहीं पे भी जाके हम बन जाएं। तो और देखो डायनेमिक रहना, बहुत ज़्यादा ना देखो ऑब्सेस नहीं हो जाना कि हम सिर्फ यूपीएससी ही देंगे, स्टेट पीसीस भी दो, बिल्कुल दो, प्रैक्टिस का पता चलेगा आप कितनी नॉलेज रखते हो, घबराओ मत किसी चीज़ से। हाँ, मैं मानती हूँ कि अब क्योंकि यूपी के लिए या जितने भी हम स्टेट्स में जाते हैं थोड़ा स्टेट का पढ़ लेते हैं, तो गाइस वो ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, उसको पढ़ देखो, हम ना पढ़ तो रही है ना, थोड़ा सा एक पार्ट वो भी आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ तो रही हो तो उसको भी करना ही है। तो बहुत अच्छा, हाँ अगर आप बहुत स्पेसिफिकली फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो यूपीएससी की तरफ पूरा आप ध्यान लगा दो। अदरवाइज अगर सेकंड अटेम्प्ट है या कोई थर्ड अटेम्प्ट वगैरह दे रहे हो तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर ले आया करो। ध्यान रखना, चेयरपर्सन बैठता है एक और 22 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ विच 1/3 हैज टू बी वुमेन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनिशिएटिव इन्होंने ईट राइट मूवमेंट, इंडिया मूवमेंट है, हार्ट अटैक रिविंड है, ये सारी मूवमेंट इन्होंने ली है ताकि ट्रांसफैट वगैरह को एलिमिनेट करने के लिए। देखो ये अब देखो यहीं से यूपीएससी मान लो क्वेश्चन उठा दे कि हार्ट अटैक रिविंड मूवमेंट किसने लॉन्च की थी और ये किसके ये किस पे हाफ पर थी, इसमें एलिमिनेशन करना था ट्रांसफैट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो दिमाग में तुम्हारे, क्योंकि ना जब आप पढ़ रहे हो तो उसको ढंग से पढ़ने की जरूरत है। अब एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए ट्रांसफैट क्या होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो आपके कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल और नेचुरल सोर्सेज से निकल कर आते हैं, आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर देंगे, आपके हार्ट अटैक्स के रिस्क को बढ़ा देंगे। अब ट्रांसफैट किन फूड्स में होता है? क्या ना माइक्रोवेव पॉपकॉर्न खाते हो, सबसे ज़्यादा खाते हो क्या आप लोग? केक्स कुकीज खाते हो, पाइस खाते हो, इन सब में होता है। क्या ना डोज बिस्किट्स रोल्स फ्राइड फूड जितने खाते हो ना आप, इन सब में होता है। फ्रोजन पिज्ज़ा खाते हो, क्या ना सब में ट्रांसफैट आएगा, ये तैयार रहो। अब कह रहा है अमेंडमेंट्स अप्रूव्ड बाय एफएससीआई। सबसे पहला काम है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल सर्टिफिकेशन। सबसे पहला ही इस बार बहुत ज़्यादा एफएससीआई का ध्यान है कि भाई फूड रेगुलेशन इंडिया में हैज़ टू बी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला इन्होंने काम किया, मल्टीपल सर्टिफिकेशंस को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया और बोला क्या कि जितने भी फूड बिजनेसेस हैं वुड नॉट हैव टू गो टू डिफरेंट अथॉरिटीज़ फॉर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। सिर्फ एफसीआई सर्टिफिकेशन मैंडेटरी होगी फूड प्रोडक्ट्स के लिए, और उसके लिए हम जानते हैं बीआईएस है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, एगमार्क सर्टिफिकेशंस हैं, विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर फूड प्रोडक्ट्स। प्रेजेंटली जितने भी आपके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन रिस्ट्रिक्शंस वाला है उन्होंने प्रिस्क्राइब करा है, बीआई सर्टिफिकेशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं फूड प्रोडक्ट्स के लिए। एगमार्क हमने इंपॉर्टेंट रखा हुआ है, मैंडेटरी रख लिया है हमने। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल मेथड हम निकाल रहे हैं ताकि रेगुलेटरी कंप्लायंस फूड प्रोडक्ट्स के हम चेक कर पाएँ, इंश्योर कर पाएँ। और बीआईएस देखो नेचुरल नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आती है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। अब यहाँ पे एक्सपेंशन होगा स्टैंडर्ड्स का, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ मीट, हनी वाइन वगैरह जो निकाल के लाते हो, इसमें भी कह रहा है स्टैंडर्ड्स फॉर हलीम, हर तरह के स्टैंडर्ड बनाए रह रहे हैं। फूड सेफ्टी रेगुलेशन इंडिया में बहुत टाइट की जा रही है। कह रहा देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 वाला जो है उसका पूरा ध्यान है प्राइमरी फूड सेफ्टी अथॉरिटी की देना। फिर 2011 में आया उसका पैकेज फूड से रिलेटेड था कि परमिट करो फूड, पूरा लेबलिंग करके दिखाओ, पूरी लेबलिंग करनी है पैकेज फूड में कितना फूड एडिटिव डाले हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट कितनी बड़ी। फिर अब और डेवलप करा जा रहा है सेफ्टी नीड्स को। एगमार्क का ही देख लो आप, एगमार्क सर्टिफिकेशन क्यों दिया जाता है? ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, एग से, क्योंकि एग्रीकल्चर से निकल कर आ रहा है। तो एसेंशली वॉलंटरी एगमार्क जो है आपका, एक्सेप्ट फ्यू आइटम्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ आपका एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इस पे काम कर रही है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर साइंस एंड टेक का पोर्शन। शॉर्ट्स वाला पार्ट गाइस हम कल करेंगे क्योंकि वो भी फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी टॉपिक्स रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।